यहाँ पे उस टाइम टिहरी के गढ़वाल के राजा का राज था. So his rule was here in this part of the country and both the forces they fought that battle. तो गढ़वाल के राजा और नेपलीज फोर्सेस में बैटल हुई जहाँ गोरखास जो थे वो जीत गए और उन्होंने अपना जो रूल था वो देहरादून में इस्टेब्लिश किया 1803 में. So the Gorkhas went on to rule this part from 1803 to 1814 जब तक ये बैटल नहीं हुई. तो 1814 में ये बैटल फाइनली हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बैटल क्यों लड़ी वो हम थोड़ा सा अंदर जाके डिस्कस करते हैं. बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड कि देहरादून में एक्चुअली क्या है. इन द 18th सेंचुरी 18th सेंचुरी के आसपास देहरादून का सिग्निफिकेंस यही था कि वो प्लेन्स और हिल्स को आपस में कनेक्ट करता है. एंड अगर आप दिल्ली से देहरादून ड्राइव करके आते हैं, सहारनपुर के बाद जब भी आप देहरादून आते हैं आप देखेंगे एकदम से ज्योग्राफी और लैंडस्केप चेंज हो जाता है. जब आप मोहन से एंटर करते हैं तो घर वाली फीलिंग आती है ना, देहरादून आ गए हम, है ना, मोहन के बाद. सो दैट्स व्हाट द ब्रिटिश आल्सो दैट्स द सेम फीलिंग. ये लैंडस्केप कुछ अलग है. पता है किसी को याद नहीं होगा बट बैटल ऑफ प्लासी सबने पढ़ी थी स्कूल में. 1757 में द ब्रिटिश फॉट अ वॉर इन बंगाल at a place called Plassey which is called the Battle of Plassey. वो important इसलिए है, उसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि 1857 की क्रांति सबको याद है, तो उससे 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ. सो 1757 में जब वो बैटल लड़ी गई प्लासी की, आफ्टर दैट द ब्रिटिश रियली एस्टैब्लिश देयर रूल इन बंगाल एंड बंगाल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेटलमेंट्स इन इंडिया एट दैट टाइम. तो उनको बेसिकली रेवेन्यू राइट्स मिल गए, टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए उस बैटल के बाद. एंड ईस्ट से नॉर्थ आने में ब्रिटिश को बहुत टाइम लगा. जब उन्होंने एक बार बहुत सारी बैटल्स हुई उस दौरान, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बट ये सब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी. दे वर लिमिटेड अप टू ईस्ट इंडिया. तो ईस्ट इंडिया से नॉर्थ आने के लिए ब्रिटिश को लगा दैट अगर हमें हिमालय का कंट्रोल चाहिए वी हैव टू गेट टू उत्तराखंड, बिकॉज उत्तराखंड ही हमें आगे फर्दर टू जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड बियॉन्ड हमें लेके जाने वाला है. और ये पूरा जो रूट था, जो पूरे हिमालयों का रूट है, हिमालयाज they stretch from Jammu Kashmir all the way to northeast of India. Then they further also going to Tibet, Nepal, China. ये सब places हिमालयाज का गढ़ है. So ये सारे places का जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था because of two things. Two very major kinds of trade used to happen through this entire route. मतलब from Russia to Tibet. ये जो एक चेन बनता है पूरा, इस पे दो प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता था. वन वॉज ऑफकोर्स वेरी वैल्यू प्रोडक्ट जिसका कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था क्योंकि ये प्रोडक्ट ब्रिटिश लेडीज़ के साथ बहुत ही पॉपुलर हो गया था. एंड सेकेंड वॉज हॉर्सेस, घोड़े. तो दुनिया के सबसे अच्छे घोड़े दो जगह मिलते हैं. आप हमेशा दो फ्रेज सुनेंगे कि ये अरबी घोड़ा है या ये अफगानी. द मिडल ईस्ट दे हैड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस. सो द ब्रिटिश न्यू कि अगर हमें अफगानिस्तान तक पहुंचना है तो इंडियन हिमालय से होके जाना पड़ेगा और उसके लिए देहरादून एंड उत्तराखंड का कंट्रोल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए उन्होंने नेपाल के साथ गोरखा फोर्सेस के साथ ही पूरी बैटल लड़ी. तो यहाँ पे अभी जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. It is the only martyr memorial of its kind in history, where the victorious army built the memorial on the bank of river Vispana in memories of their General Gillespie with other army men, as well as Gorkha General Balbhadra, their adversary, to pay tribute to their courage jointly. इस बैटल के अंदर गोरखाज और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे. तो जो गोरखा फोर्सेस के सेनापति थे, कमांडर थे, वो कुंवर बलभद्र थे, यंग वॉरियर, वेरी ब्रेव वॉरियर. और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे दैट वाज समवन कॉल्ड मेजर जनरल गिलेस्पी. मेजर जनरल गिलेस्पी बहुत एक्सपीरियंस्ड वॉरियर थे. ब्रिटिश ने अपना बेस्ट बंदा आगे किया था, लेकिन वही होता है ना, इंडिया का जब सबसे इंपॉर्टेंट मैच होता है तो कप्तान ही डक पे आउट होता है. तो यही हुआ उस मैच में बिल्कुल. गिलेस्पी वॉज शॉट डेड इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द बैटल और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हेडलेस रह गई. मतलब उनको पता ही नहीं था कि हमारा लीडर ही मारा गया है, तो अब हमें किसकी तरफ देखना है. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द ब्रिटिश. तो ये बैटल ऑफकोर्स अल्टीमेटली ब्रिटिश ने जीती और ब्रिटिश रूल इंडिया में आया. लेकिन ये बैटल ब्रिटिश ने इतनी रो के जीती कि उनको भी लगा दैट जो नेपाल के लोग हैं, जो गोरखा फोर्सेज हैं, दे वर नॉट ऑर्डिनरी एनिमीज, दे वर वेरी स्पेशल पीपल. उन्होंने बहुत ही नाको चने चपा दिए हमें, बहुत हमें रुला के हमें ये विक्ट्री मिली है. उनको ऑनर करने के लिए अंदर हम अभी चलेंगे, देखेंगे जो दो प्लाक्स आपको दिखाई देते हैं. दिस इज़ टू ऑनर बोथ द ब्रिटिश एंड द गोरखा फोर्सेज. और हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मॉन्यूमेंट्स हम हमेशा पढ़ते हैं, ये वाला मॉन्यूमेंट, ये वाला किला इस राजा ने बनवाया, ये वाला किला उस राजा ने बनवाया, कि ये राजा जंग में जीता था. बट दिस इज़ अ वेरी रेयर एग्जाम्पल कि जब गोरखा फोर्सेज हारी थी और उनको ऑनर करने के लिए ये मॉन्यूमेंट बनाया गया. सो इट इज़ द विक्टर ऑनरिंग दोज हु आर डिफीटेड.
गिलेस्पी का क्या हुआ और बलभद्र का क्या हुआ। तो गिलेस्पी जो थे वो ब्रिटिश के कमांडर थे और बलभद्र जो थे वो गोरखास के कमांडर थे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गिलेस्पी हम जब ऊपर जाएंगे तो हम रिकाउंट करेंगे कि उनकी डेथ जो है गिलेस्पी की कैसे बड़ी ड्रामेटिक फैशन में उनकी डेथ थी। यहाँ पे गोरखास की एक छावनी थी, एक कैंप थी जिसका नाम खलंगा था। उसी से इस बैटल का नाम, इस जगह का नाम खलंगा पड़ा। और अभी हम जहाँ ऊपर जाएंगे वहाँ खलंगा का जो फोर्ट्रेस है, जो किला है, बहुत बड़ा किला नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल फोर्ट मेड ऑफ मड एंड स्टोन, लेकिन फिर भी वो इस बैटल पे बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर गया बिकॉज ऑफ द शेयर ब्रेवरी ऑफ द मेन एंड वीमेन हु वर डिफेंडिंग दैट प्लेस। जब इनिशियली इस बैटल का प्लान बनाया गया तो ब्रिटिश को भी पता था कि द मेन आर वेरी लेस इन नंबर। ब्रिटिश सेना इज़ वेरी माइटी एंड वेरी बिग, और वो लोग 4000-5000 लोग हैं, लेकिन गोरखास वो barely like 700-800 पीपल। गोरखास के पास मैन पावर नहीं है इंडिया में और ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा है। तो ब्रिटिश को एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। ऑल्सो द ब्रिटिश वो वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारे पास एम्यूनिशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास गन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं, और गोरखास के पास जो वेपन्स है वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो ये लोग तो 100% हार ही जाएंगे हमसे, और बहुत जल्दी हारेंगे। So they knew that on the first day of the battle itself the war will end। और ब्रिटिश ने ऐसा प्लान बनाया था कि हम लोग मॉर्निंग में बैटल शुरू करेंगे, सनराइज पे यूजुअली बैटल शुरू होती है, और इवनिंग में शाम को पार्टी करेंगे अपनी जीत की। लेकिन वैसा हुआ नहीं, बिकॉज दैट बैटल दैट वाज प्लान फॉर अ डे, इट वेंट ऑन फॉर अ मंथ। ओके, सो ब्रिटिश को बहुत टफ चारों दिशा से चार ऑफिसर्स के नीचे अपने कमांड लगाए कि हम चारों तरफ से अटैक करेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो अभी आप लोग जहाँ बाहर खड़े थे दैट वाज द सदर्न एंट्रेंस ऑफ दिस एरिया, साउथ की एंट्रेंस थी, दिस वाज द इजीएस्ट टू टेक। तो बाकी 3 जगह से एनिमीज ब्रिटिश ने मतलब आने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो अब हम लोग एक्चुअल बैटल पे आते हैं। सो 1814 अक्टूबर की बात है। 1814 अक्टूबर में ब्रिटिश ने 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को फर्स्ट अटेम्प्ट किया अपना इस किले में घुसने का, और वो डर गए क्योंकि उनको पहले बार तो ज्योग्राफी समझ ही नहीं आया। 4 दिन बाद उन्होंने फिर अटेम्प्ट किया और प्लान। तो 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर 1814 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो जनरल है रोलो गिलेस्पी, ही विल हैव टू टेक मैटर्स इन हिज हैंड्स। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे बस का है नहीं, तो अब आई विल अज्यूम चार्ज और मैं सबसे आगे जाके लड़ूंगा। एंड ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट जनरल। गिलेस्पी के बारे में क्यों ब्रिटिश ने गिलेस्पी को ही इस बैटल के लिए चुना, बिकॉज अगर आपको साउथ एशिया का मैप थोड़ा भी पता है तो इंडोनेशिया का जितना एरिया है, जावा, सुमात्रा, ऑल दोस आइलैंड्स, वो ब्रिटिश के नीचे लाने में गिलेस्पी का बहुत बड़ा रोल था। तो ही वाज वन ऑफ देयर बेस्ट मैन। तो गिलेस्पी ने जब खुद इस बैटल में आगे होने का फैसला किया तब उनको एक मस्केट का शॉट लग गया था वेरी क्लोज टू हिज हार्ट एंड ही डाइड टू पास अवे। और गिलेस्पी के जो डेप्यूटी थे दैट वाज समवन कॉल्ड कैप्टन यंग, कैप्टन फ्रेडरिक यंग, जो मसूरी के फाउंडर भी हैं। तो कैप्टन फ्रेडरिक यंग का परिचय जो है उत्तराखंड से वो इसी बैटल से हुआ था, और उसके बाद ही वेंट ऑन टू स्टे हियर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो एनीवे व्हेन गिलेस्पी वाज शॉट, इट वाज नॉट ओनली गिलेस्पी जिनको गोली लगी, उनके साथ 4-5 टॉप मोस्ट ऑफिसर्स थे, मेजर केली थे, कर्नल कैंपबेल थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो बैटल के शुरुआत के दिनों में मर गए। तो अंदर जब आप जाएंगे तो आपके लेफ्ट को जो प्लाक है, जो मेमोरियल है, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए है। उसमें आप देखेंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए हैं। दोज आर दोज ऑफिसर्स हु वर किल्ड विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द बैटल। तो 31 अक्टूबर तक ब्रिटिश सेना का बहुत नुकसान हो चुका था। उनके कप्तान नहीं थे, उनके डिप्टी कप्तान नहीं रहे, तो दे वर लाइक लीडरलेस। और राइट वाला जो मेमोरियल है, राइट वाला जो प्लाक है, उसमें आप देखेंगे दैट नेपालीज फोर्सेस के लिए उनका नाम लिखा है, उनके लीडर्स का नाम लिखा है, इस किले का नाम लिखा है। तो आई वुड जस्ट अर्ज कि आप लोग यू कैन गो इन, हैव अ लुक एट द 2 plaques, the 2 memorial.
चारों तरफ से हमने 4 अलग अलग ऑफिसर्स के नीचे टुकड़ी बनाई थी एंड वी वांटेड टू एंटर द फोर्ट फ्रॉम 4 साइड, बट दैट नेवर हैपेंड क्योंकि इतनी गोलियां चल रही हैं, इतना किलिंग हो रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर की बहुत अच्छी डायरी एंट्री है, उनका मेमोयर है एक, जिसमें वो लिखते हैं दैट द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द बैटल वाज लाइक बैड लक एवरीवेयर। द ब्रिटिश तो इतने हताश हो गए थे, इतने निराश हो गए। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू नो द फॉरेस्ट। तो द गोरखास ऑफ कोर्स न्यू दिस फॉरेस्ट वेरी वेल। और गोरखास ओरिजिनली जहाँ से थे फ्रॉम नेपाल, वहाँ का ज्योग्राफी और उत्तराखंड की ज्योग्राफी में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम वैलीज एंड सेम माउंटेन्स। तो उनका अटैक प्लान क्या रहता था, सब लोगों को पता है कि गोरखास के पास एक वेपन होता है जो उनका सिंबल भी है, विच इज़ द खुखरी। गोरखास का अटैक प्लान ये था, जैसे कि आप ये पत्थर देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये पत्थर है बैटल के टाइम पे, और ब्रिटिश ऑफिसर आप ही की तरह मेरी तरह ऊपर चढ़ रहा है नीचे से। अब इसके पीछे गोरखा छुपा हुआ है खुखरी में। सो द मिनट द ब्रिटिश यूज्ड टू क्रॉस दिस रॉक, एनी ट्री, द गोरखास यूज्ड टू कम फ्रॉम बिहाइंड द रॉक्स विद द खुखरी, चॉप ऑफ द थ्रोट एंड गो। तो किसी को पता भी नहीं चलता था, इतने क्लीन इतने नीटली काम हो जाता था। दिस ओनली हैपेंड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। Once the British got hold of the water source and once they knew this forest very well, so of course they also started to adopt the same strategy. Officially 24th October 1814 को शुरू हुई थी और officially 24th November 1814 को खत्म हुई। But this battle moved on. ये बैटल देहरादून से बाहर चली गई। It went to Himachal. It was fought in parts of the north east and हिमाचल में बहुत एक्टिवली लड़ी गई। हिमाचल में नाहन सबको पता है, ओके, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वेरी क्लोज टू देहरादून, देहरादून से 4-5 घंटे का जगह है। तो नाहन में अभी भी एक किला है, उस किले के रिमेन्स हैं जहाँ पे इस बैटल के बारे में, इस बैटल का जो नेक्स्ट चैप्टर है, उत्तराखंड के बाद जो हिमाचल वाला फ्रंट है वो नाहन में लड़ा गया था, और नाहन में फिर क्या हुआ उसकी डिटेल्स वहाँ पे है। लेकिन अभी हम ऊपर जाने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। ये जो लाइन वो मेरठ से मंगाई गई है। Ultimately by 24th November 1814 that battering ram came and that this fort could ultimately be taken। लेकिन गिलेक्टी का तो सबको पता है कि क्या हुआ, वो इस बैटल में मर गए। लेकिन बलभद्र का क्या हुआ? बलभद्र नेवर was never captured by the British। वो ब्रिटिश के हाथ कभी नहीं आए। बलभद्र के साथ एंड में सिर्फ 70 लोग बचे थे इस एरिया में, और जब उन्होंने देखा कि हम धीरे धीरे कॉर्डन ऑफ हो रहे हैं, धीरे धीरे ब्लॉकेड होते जा रहे हैं, तो उस एरिया से चले गए। तो बलभद्र ने अनाउंस किया आप किला तो ले लेंगे लेकिन आप मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, तो मैं आपके हाथ कभी नहीं आऊँगा। विच इज़ द रीज़न वाई टिल टुडे इन मेनी सोर्सेज, आप नेपाल की हिस्ट्री बुक्स में भी अगर पढ़ेंगे, दे विल नेवर यूज द वर्ड डिफीटेड।
that the British defeated बलभद्र। बलभद्र कभी हाथ ही नहीं आया ना, तो डिफीट होने का तो सवाल ही नहीं है। तो बलभद्र 70 लोगों के साथ यहाँ से द्वारा, सबको पता है मालदेवता के पास एक जगह है द्वारा, तो वो द्वारा चले गए एंड अल्टीमेटली देन ही वेंट। लेटर उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उनकी आर्मी ज्वाइन करी और अफगानिस्तान के साथ उन्होंने सिख अफगान कैंपेन में महाराजा रंजीत सिंह के लिए लड़ा एंड दैट्स वेयर ही लॉस्ट हिज लाइफ। सो मच लेटर, मच आफ्टर द एंग्लो गुरखा वॉर, डेविड ऑक्टोलॉनी ने जब ये कैंपेन एंड किया तो डेविड ऑक्टोलॉनी को भी रियलाइज हुआ दैट ये कैंपेन बहुत, you know, it was not like Plassey, it was not like Buxar, it was not like any other campaign the British have fought, because the Gorkhas are not ordinary people, कुछ अलग ही, you know, they are very hardy, very sturdy, tough people। तो क्यों ना हम इन्हें अपनी आर्मी में एनलिस्ट करें। तो डेविड ऑक्टोलॉनी वाज दैट वन पर्सन जिन्होंने ये आइडिया मूव किया कि हम गोरखास को ब्रिटिश आर्मी में, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में एनलिस्ट करते हैं, विच इज व्हाई द गोरखा रेजिमेंट्स वर बॉर्न। तो गोरखा रेजिमेंट्स 1814 1816 में पैदा हुई और दे फॉट इनिशियली फॉर द ब्रिटिश। तो गोरखा रेजिमेंट, गोरखा आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं, लेकिन इंडिया के पार्टीशन के बाद, लाइक इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद कुछ रेजिमेंट्स जो है वो यूके अपने साथ ले गया, ब्रिटेन ले गया। कुछ रेजिमेंट्स अभी भी जैसे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब अभी भी 39 ये सब इंडिया में है और इनके अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स भी हैं। द नियरेस्ट रेजिमेंटल सेंटर टू देहरादून इज इन प्लेस कॉल्ड सुबाथू इन हिमाचल, वहाँ पे गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है। तो कुछ रेजिमेंट्स जो थी वो यूके चली गई और आप अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई बहुत रिसेंटली एंड किंग चार्ल्स बिकेम द किंग ऑफ यूके। तो अगर आपने उनकी कोरोनेशन सेरेमनी ध्यान से देखी होगी, आपने देखा होगा कि किंग और क्वीन के इनर गार्ड में भी गोरखा सोल्जर्स रहते हैं, ओके। और गोरखा रेजिमेंट्स जो है वो ना केवल ब्रिटिश आर्मी में है, ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इस बैटल के बाद ही सारा डिसीजन लिया गया। ये बैटल एक ट्रीटी से एंड हुई थी, जो बिहार में एक जगह है सगौली, सगौली की संधि स्कूल में एक लाइन में सबने पढ़ी थी पर डेट किसी को याद नहीं। 1816 में फाइनली वो सगौली की संधि साइन हुई। तो सगौली की संधि में डिसाइड किया गया कि जितने नेपाल के नीचे एरियाज हैं वो अब ब्रिटिश के नीचे आ जाएंगे। उत्तराखंड, मॉडर्न डे उत्तराखंड, इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू। तो वन पार्ट ऑफ उत्तराखंड जो श्रीनगर पौड़ी बेसिकली वाला रीजन है, देहरादून, दैट वेंट टू द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश गढ़वाल बन गया। जो बाकी रीजन है, टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, ये जो रीजन है ये टिहरी राजा के नीचे आ गया। तो गढ़वाल के राजा टिहरी के राजा बन गए। मेनी ऑफ द टेरिटरीज वर रिटर्न। तो इट वॉज आफ्टर 1816, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सगौली, दैट उत्तराखंड बिकेम डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स। तो अलकनंदा नदी के बैंक्स पे डिवीजन हुआ था। तो अलकनंदा नदी का एक बैंक पूरा ब्रिटिश के पास चला गया और एक बैंक पूरा टिहरी राजा के पास चला गया। एंड अल्टीमेटली देन दिस बैटल एज आई सेड एंडेड। और इसमें बहुत सारी, इस पूरी वॉर में बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई थी। खलंगा वॉज जस्ट द फर्स्ट। जब गोरखा रेजिमेंट्स रेज हुई तो जो फर्स्ट सेकेंड गोरखा रेजिमेंट्स थी, इवन आप गढ़वाल रेजिमेंट्स की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे अगर, हाउ द गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज रेज, it was not only consisted of the Garhwali people, it had people who were Kumaunis as well. So the whole idea was कि हमें एक ऐसी फोर्स रेस करनी है जो पहाड़ों को समझे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करे इन द हिल्स। इस बैटल के बाद ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था दैट मेजर जनरल गिलेस्पी के जो डेप्यूटी थे, दैट वाज समवन कॉल्ड मेजर यंग, कैप्टन यंग, बाद में मेजर यंग। मेजर यंग वेंट ऑन टू स्टे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मेजर यंग की डॉटर की ग्रेव भी है अभी तक देहरादून सेमेट्री में। एंड मेजर यंग के मेमोइर्स हैं, उनकी डायरी एंट्रीज है जिनमें वो मसूरी, ही वाज द फाउंडर ऑफ मसूरी एंड मसूरी दिस ईयर इज सेलिब्रेटिंग 200 ईयर्स। सो 200 ईयर्स अगो मेजर यंग फाउंडेड मसूरी इन 1823 और वो बहुत टाइम तक यहाँ जिए। और उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि एवरेज मेल एक्सपेक्टेंसी of a British male in India was 54-55 years. Major Young lived up to be in his 70s. तो वो बोलते हैं कि मसूरी का जो क्लाइमेट है वो मुझे सूट कर गया। तो आपको जिसको उम्र बढ़ानी है, पोल्यूशन कम करिए और मसूरी और देहरादून जैसी जगह में रहिए। तो मैं अभी थोड़ा सा खुकरी के बारे में आपसे बताना चाहूँगी, बिकॉज हम लोग बहुत मेंशन करते हैं कि खुकरी का इस बैटल में क्या रोल था और क्यों सिर्फ एक खुकरी ने इस बैटल का पूरा पलट दिया था मामला। तो मैम, तो दिस इज द खुकरी एंड द सिंबल ऑफ द गोरखा रेजिमेंट्स ऑल्सो। आप देखेंगे इस मेमोरियल के ऊपर भी ये लगी हुई है। तो इस खुकरी का जो शेप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स नाइव्स आर प्री हिस्टोरिक थिंग्स, और आप अगर बहुत पुरानी हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री से पहले प्री हिस्ट्री में भी जाएंगे जब केव पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स होती थी, तब भी आपको किसी ना किसी टाइप की ब्लेड या नाइफ का प्रमाण जो है वो मिलेगा। उत्तराखंड में भी है। तो ऑफकोर्स आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं वो कितने टाइम पुराना है।
खुकरी का जो मॉडर्न डिज़ाइन है वो अलेक्जेंडर का नाम सबने सुना है? अच्छा, क्यों सुना है? वॉरियर, तलवारबाज अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कहता था कि मैं पूरी दुनिया फतेह कर लूंगा, लेकिन उसका कैंपेन इंडिया में आके स्टॉप हुआ। ओके, सो इंडिया गॉट द क्रेडिट फॉर हॉल्टिंग हिज कैंपेन। सो अलेक्जेंडर को श्रेय दिया जाता है इस नाइफ की शेप के साथ एक्सपेरिमेंटेशन का, राइट। सो ये खुकरी है एंड दिस इज कॉल्ड द लोअर स्पाइन, दिस इज कॉल्ड द अपर स्पाइन। ये खुकरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो आप 3 फिगर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द चो। और इस शो का बहुत महत्व है। वो महत्व ये है, मैम डेमो तो इसका महत्व ये है, ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं मैम की अंतड़ियों में खुकरी घुसाऊं और उसको घुमाऊं तो अंतड़ियां आराम से फंसेंगी और खून यहीं पे रुक जाएगा। सो द ब्लड विल नॉट ड्रिप टू माई हैंड, ठीक है। तो मार के निशान नहीं छोड़ना है ना, दुश्मन को मार के निशान नहीं छोड़ना है। सो हेंस दिस शेप। मॉडर्न डे लाइफ में आप लोग खुकरी, ऑफ कोर्स गोरखा रेजिमेंट, कोई भी गोरखा रेजिमेंट का ऑफिसर है उसको 2 खुकरी इशू होती है, एक सेरेमोनियल खुकरी होती है और एक जो वो सर्विस में रखते हैं वो होती है। ऑफ कोर्स यू आर नॉट अलाउड टू कैरी दिस इन पब्लिक, तो प्लीज़ इसको कभी ऐसे मत खुला में कैरी मत करिएगा, यू कांट। जब दशहरा होता है विच इज़ अ बिग फेस्टिवल इन नेपाल फॉर द गोरखा कम्युनिटी इन इंडिया इज़ वेल, आप देखेंगे कि ये खुकरी आप देखेंगे इस खुकरी को। एंड जो मैं आपको मेला बता रही थी नवंबर में यहाँ खलंगा का मेला होता है, उसमें एक बहुत खूबसूरत डांस परफॉर्म होता है, द खुकरी डांस। द खुकरी डांस इज ऑल्सो परफॉर्म इंटरनेशनली। अभी सर इज़ अ वेरी कीन कलेक्टिस्ट, सर बहुत सुंदर स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। सर प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उस वक्त गोरखा के ना यहाँ पे कई रेजिमेंट्स थे, 8 से 10 रेजिमेंट्स थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ बंटवारा हुआ इंडियन गवर्नमेंट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट में। कुछ रेजिमेंट ब्रिटिश अपने साथ ले गए इंग्लैंड और कुछ इंडिया में रह गए। तो जो ब्रिटिश अपने साथ ले गए थे वो अभी भी रिक्रूट करते हैं गोरखाओं को नेपाल में आके, और जो इंडिया में रह गई थी 5-6 रेजिमेंट्स जो इंडिया में अभी भी हैं वो, तो उनमें से जो अर्लीस्ट रेजिमेंट थी, फर्स्ट गोरखा एंड थर्ड गोरखा राइफल, सबसे पहले 1814 में जो रेस की गई थी, तो उस वक्त जो है 2 रेजिमेंट जो थी इंडिया में रही थी, उनके तो 200 ईयर्स पूरे हुए थे। एट दैट टाइम दिस स्टैम्प वाज रिलीज। तो ये दोनों हैं, आप इसको देख सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक, दिस इज सर्कुलेटेड। और ये सरगम बता रही थी खुकरी के बारे में, तो वो नीचे जो उसको बहुत से लोग उसको गाय का हूफ भी सिंबॉलिक करते हैं। और उसका रीज़न भी यही है कि गोरखा, जिस समय बताया होगा, उसका जो उद्गम है गोरखा का वो गौ रक्षा से आया है, गौ की रक्षा, गौ रक्षा। तो बाबा गोरखनाथ जो आदिनाथ है ना, ये सब बेसिकली वहाँ से लीनिएज निकला हुआ है। तो बहुत सारे फॉलो देहरादून में भी अगर आप देखोगे तो आदिनाथ के बहुत सारे अलग अलग रूप में फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। हमारी एक वॉक होती है थानों वाली, वहाँ पे जो मंदिर है वो भी आदिनाथ के फॉलोअर्स का ही है, जहाँ पे जो है दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। Because it is just 4 years, they wanted full job and with pension. So now you know what is the outcome of this. We may be losing the Gorkhas unless until they change the policy for Agnipath for Gorkhas. So this might be decided immediately. And another important is that I could be wrong in this, but the highest number of Victoria crosses have gone to Gorkha. So we have with us Thapa sir, and I would request sir to introduce himself. Thapa sir is heading the Khalanga committee right now. So जितने signages हैं अभी and the मेला My introduction, I'm a good citizen of the country. First, thereafter something else. And इसका most of the time we've been telling about a little back 2 centuries ago. That is, you know, ये जो गढ़ है, नाला पानी, was known नाला गढ़, नाला पानी गढ़ बोलते थे. In the 12th century, the Katyur dynasty was there in Kumaon, which was ruling, जो सारे जो हिमालय का रीजन उनको रूल करते थे. 12th century में कत्यूरी डायनेस्टी फिनिश्ड, उनका डाउनफॉल हो गया, और उसके बाद पूरे जितना राजा अपने आप अलग अलग हो गए. 64 चीफ्टेंस जो थे यहाँ पे अलग अलग हो गए, अलग अलग अपना राज बना लिया आफ्टर 12th सेंचुरी.
एंड दे उन्होंने अपने अपनी जगह पे ऐसे ऐसे किले फोर्ट बनाए। तो आज भी उत्तराखंड में 52 गढ़ हैं, छोटे छोटे किले हैं, फोर्ट्रेसेस हैं, जिनको हम बोलते हैं 52 गढ़िया। 16th सेंचुरी में फिर पाल डायनेस्टी में उनके राजा थे अजय पाल, उन्होंने इन सब गढ़ों को इकट्ठा किया और फिर बनाया गढ़वाल। 16th सेंचुरी में गढ़वाल वॉज क्रिश्चियन। उसके पहले इसको क्या बोलते थे? केदारखंड। तो केदारखंड के बाद 16th सेंचुरी में ये फिर गढ़वाल कुमाऊं इनको नाम दिए गए। सो आउट ऑफ दिस 52 गढ़ ये एक गढ़ था जिसको नालागढ़ बोलते थे, नालागढ़ी, जो इस रीजन में जो भी राजा महाराजा उस टाइम थे उन्होंने बनाया था। अब आप देख रहे हो कि ये फोर्ट है। फोर्ट ये नहीं है, ये फोर्ट का एक छोटा हिस्सा है। इस फोर्ट के चारों तरफ 3 लेयर की फोर्ट वॉल्स हैं, अभी भी हैं, बट वो भी ब्रिटिशर्स ने, अलाइड फोर्सेस ने लड़ाई के बाद अपनी हार को छुपाने के लिए इसका नाम और निशान मिटाया। इट वॉज रेज टू ग्राउंड, मगर ग्राउंड तक तो क्या, ग्राउंड के नीचे जो फोर्ट वॉल्स है वो अभी भी हैं। ये गढ़ 18th सेंचुरी में फिर जब ये ब्रिटिशर्स साउथ से और ईस्ट से इंडिया में आए, बे ऑफ बंगाल से, बैटल ऑफ पैलेस ये सब लड़ते हुए, नॉर्थ से द गोरखा किंगडम ये नीचे आए, वेस्ट में पंजाब में रंजीत सिंह और इनके सिख फोर्सेस थे वो अपने एक्सटेंड कर रहे थे वेस्ट की तरफ, अफगानिस्तान वगैरह। नीचे महाराष्ट्र वॉज देयर, महाराष्ट्र वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, वो भी अपना साम्राज्य को फैला रहे थे, ऊपर तक दिल्ली तक आए थे, मुगल के साथ लड़ाई हुई, बैटल ऑफ पानीपत, ये सब। तो इस तरह का वहाँ पे एक चलन था उस टाइम पे, उन दोज डेज। तो जब यहाँ पे आए तो फर्स्ट बैटल बिटवीन एंग्लो गोरखा वॉज फॉट यहाँ पे। इसके बाद आगे आगे लड़ाई होती रही, मगर पहला बैटल यहाँ हुआ। पहले बैटल में ही उनको काफ़ी हर तरह से डिफीट हुआ, अनएक्सपेक्टेड था, और इसलिए ये बैटल फेमस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दिस फोर्ट वॉज एग्जिस्टिंग पहले से। गोरखाज खुरबुड़ा के बाद देहरादून में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था करते थे, जब उनको पता लगा कि तिमली पास से और इधर मोहन पास से ब्रिटिशर्स आर कमिंग, तो उन्होंने देहरादून से उठ के नाला पानी में आ गए, क्योंकि इस जगह में लड़ाई लड़ने की पोटेंशियल है। देहरादून में देयर वाज नो डिफेंस पोटेंशियल। तो उन्होंने फिर देहरादून से उठ के वो लोग यहाँ पे आ गए, जहाँ पे उन्होंने फिर बैटल की तैयारी करी 1 महीने में, और जो भी फोर्ट था उसी में थोड़ा सा स्टैकेड पत्थर मिट्टी का जो बना के 1 महीने तैयारी की और लड़ाई लड़ी। तो दिस इज एक छोटा सा ब्रीफ ऑफ इस होल रीजन। बाकी हम लोग एज अ समिति वी आर डूइंग, इसको हम 1972 से यहाँ पे हर साल हम लोग इसको यहाँ पे नवंबर में, लास्ट संडे ऑफ नवंबर में हम लोग यहाँ पे मेला करते हैं नीचे सागर ताल में, 1 डे टू कमेमोरेट द बैटल ऑफ खलंगा। और नेक्स्ट ईयर 50th मेला है। सो जब पहले मेला होता था तो लोग कोई रास्ता नहीं था, तो झाड़ी काट काट के रास्ता बना के सामान पैदल लेके ऊपर आते थे, यहाँ पे सेलिब्रेशन करते थे। अब फिर ND तिवारी जी थे, उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे रोड बनवाया और इसके लिए पैसे दिए, ज़मीन ट्रांसफ़र कराई और सारा कुछ हुआ। धीरे धीरे अभी इस स्टेज में पहुँचा हुआ है। आगे भी डेवलपमेंट हो रहा है, और अगर आप लोग नवंबर में यहाँ पे हैं तो प्लीज़ कम एंड सेलिब्रेट विद अस। और यूट्यूब में काफ़ी है खलंगा मेला के बारे में, यूट्यूब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सेलिब्रेशन होता है, क्या होता है। और एनीथिंग एल्स स्पेसिफिक कुछ है तो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much.